हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की कॉमिक्स यम के बेटे का दूसरा और अंतिम भाग। और वहीं से हमें माल बॉस के हवाले करने और रिपोर्ट देने के लिए मुख्य अड्डे ले जाया जाता है। कल रात भी हम वहां गए थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें रोक लिया गया, वरना सुबह हमें अड्डे नंबर 2 पर पहुंचा दिया जाता और वहीं से हम धंधे पर निकलते और वहीं वापस लौट जाते। यह नया रहस्य जानकर रहीम मनी मन आश्चर्यचकित हो उठा। तो क्या तुम में से किसी को भी मुख्य अड्डे का पता नहीं? हम ही क्या, मौत के दूत के किसी भी छोकरे सदस्य को उस अड्डे का कोई पता नहीं कि वह कहाँ और किधर है? तब उस्ताद जेके व दिलावर आदि, उन्हें अड्डे के बारे में तो मालूम है, लेकिन वे भी बॉस व उसके निवास स्थान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या आज किसी ने भी बॉस की शक्ल नहीं देखी? शक्ल तो दूर, वह कहाँ से आता और कहाँ जाता है ये भी कोई नहीं जानता। कालिया और रहीम को ज्यादा प्रश्न करते हुए बॉस के प्रति उत्सुकता दिखाते देख जॉनी, जो उनका लीडर था, गंभीर स्वर में बोल उठा। बॉस और मुख्य अड्डे के विषय में ज्यादा जिज्ञासा मत रखो दोस्त, वरना खतरे में पड़ जाओगे। हमसे तो इस विषय में चर्चा कर बैठे, लेकिन बड़े सदस्यों से इस संबंध में भूलकर भी चर्चा मत करना, वरना वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओह, तभी वह देखो, शायद गाड़ी हमें लेने आ पहुंची है। इधर राम और चीफ मुखर्जी की भी दृष्टि आने वाली गाड़ी पर पड़ी। वह देखो चीफ, हाँ, गाड़ी उन्हें लेने आ पहुंची है। गाड़ी लड़कों के पास आकर रुकी। क्यों छोकरो, कैसी गुजरी आज? बहुत बढ़िया चचा, काफी तगड़ा माल हाथ लगा है। शायद चीफ और राम हम पर नजर रखे हुए हों। शाबाश, अब फटाफट बैठो ताकि जल्दी निकल चलें। बॉस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। चलो दोस्तों। सबके सवार होने के पश्चात जब गाड़ी कुछ आगे बढ़ गई तो चीफ मुखर्जी ने अपनी कार स्टार्ट करके उसके पीछे दौड़ा दी। जानबूझकर चीफ मुखर्जी ने अपनी कार की हेडलाइट बुझा रखी थी, लेकिन जल्दी ही बंद गाड़ी चालक को पीछा किए जाने का पता चल गया। ओह, यह कार काफी देर से पीछे लगी हुई है, कहीं पीछा तो नहीं हो रहा? स्पीड बढ़ाऊं? एकाएक स्टेशन वैगन की स्पीड तेज होते देख राम और चीफ मुखर्जी चौंक उठे। चीफ, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, आप भी रफ्तार तेज कीजिए। लगता है उसके चालक को पीछा किए जाने का शक हो गया है। चीफ मुखर्जी ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब अगली गाड़ी के चालक ने पीछा न छूटते देखा तो उसने ट्रांसमीटर पर अपने अड्डे से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो, राखाल स्पीकिंग, हेलो हेलो। दूसरी ओर से मुख्य अड्डे पर दिलावर ने ट्रांसमीटर पर संदेश रिसीव किया। यस दिलावर स्पीकिंग। क्या बात है राखाल? मेरा पीछा किया जा रहा है, मदद की जरूरत है। चालक ने जल्दी से दिलावर को सारी स्थिति से अवगत कराया। ओह, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें टॉस देते हुए सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में घुमाते रहो। ठीक 10 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। ठीक है। पीछा जारी रहा। गाड़ी का चालक सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में इधर उधर अपनी गाड़ी घुमाता रहा। ठीक 10 मिनट बाद जब स्टेशन वैगन का चालक चीफ मुखर्जी और राम को चकमा देकर एक गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आया तो उसे अपने आगे एक मालवाहक ट्रक धीमी गति से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ओह, हरी बत्ती, मदद आ पहुंची है। तब उस विशाल ट्रक का पिछला हिस्सा खुल गया, अंदर आने का संकेत है। फिर उसमें से एक मोटी व फौलादी चद्दर बाहर निकली और सड़क को छूने लगी। स्पीड बढ़ाऊं? राखाल तेजी के साथ गाड़ी को उस फौलाद नुमा सड़क पर चढ़ाता ले गया। दूसरे ही चढ़ उसकी गाड़ी उस विशाल मालवाहक ट्रक के भीतर थी। गाड़ी के भीतर पहुंचते ही पहले फौलादी प्लेट भीतर सरकी, फिर द्वार बंद हो गया। जब चीफ मुखर्जी की गाड़ी पीछा करती हुई उस सड़क पर पहुंची तो सिवाय उस विशाल ट्रक के उन्हें और कोई गाड़ी वहां नहीं दिखाई दी। अरे, वह स्टेशन वैगन कहाँ गई? उस ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं, शायद कुछ बता सके। ट्रक को रोक उन्होंने ड्राइवर से पूछा। क्यों भाई, यहाँ से नीले रंग की किसी स्टेशन वैगन को तुमने जाते देखा है? नहीं साहब। ट्रक के आगे बढ़ जाने के पश्चात लगता है कमबख्त चकमा दे गया। हाँ, अब वापस लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं। इधर कुछ समय पश्चात मौत के दूत के मुख्य अड्डे पर। शाबाश छोकड़ो, आज वास्तव में तुमने बहुत लंबा हाथ मारा है। तब स्टेशन वैगन के चालक राखाल ने पीछा करने वाली बात कह सुनाई। वह तो गनीमत थी बॉस की सही समय पर मदद पहुंच गई, वरना शायद आज मैं छोकरों समेत पुलिस के चंगुल में फंस गया होता। ओह, लेकिन पुलिस को तुम लोगों की भनक कैसे लग गई? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बॉस। खैर छोड़ो, जाओ और जाकर मौज मस्ती लो। तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहा। यदि भाग्य ने साथ दिया तो कल फौजी सीक्रेट पेपर भी हमारे पास होंगे। हा 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 हा। फौजी सीक्रेट पेपर? ओह, जरूर कोई गहरा चक्कर है। अगले दिन सैनिक छावनी में। यह बैग आपको रामगढ़ हेडक्वार्टर फील्ड मार्शल मिस्टर मल्होत्रा तक पहुंचाना है मेजर। यस सर।
इस सीलबंद बैग में क्या है और उसकी क्या महत्ता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपने ही देश के कुछ दुश्मन अपने देश के महत्वपूर्ण राज दुश्मन देश को सप्लाई कर रहे हैं। अतः आपको पूरी तरह सावधान रहना है। यदि ये पेपर दुश्मन के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें सर। मेरे जीते जी दुश्मन इसे छू भी नहीं सकते। गुड। अब आप जा सकते हैं। आपको रामगढ़ किस तरह पहुंचना है, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। विश यू गुड लक। मेजर राजेश बैग लेकर सैनिक छावनी से बाहर निकला। देखो, उसने टैक्सी रोकी। सलमा को सतर्क करो। टैक्सी। रेलवे स्टेशन। अच्छा साहब, एक सुनसान स्थान पर। राजेश टैक्सी में आ रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद सलमा को दूर से एक टैक्सी आती दिखाई दी। उसमें राजेश ही होगा। जब टैक्सी चालक ने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े व टैक्सी को रोकने का संकेत करते देखा। साहब, एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। कोई मुसीबत की मारी लगती है, बिठा लो। ड्राइवर ने जब टैक्सी सलमा के निकट ले जाकर रोकी तो पिछली सीट पर बैठा राजेश उसे देखकर चौंक उठा। अरे सलमा, तुम? अरे तुम राजेश? द्वार खोल राजेश ने सलमा को अपने साथ बिठाया। ड्राइवर ने गाड़ी पुनः दौड़ा दी। तुम इस सुनसान स्थान पर कैसे? बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? फिलहाल रेलवे स्टेशन और वहां से रामगढ़ चक्कर। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। समझ गई, महत्वपूर्ण कागजातों को पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ठीक समझी। बस वहां से लौटकर सीधा तुम्हारे पिता से मिलूंगा। हाँ, अब बताओ, इस वीरान स्थान पर तुम कैसे पहुंची? जरूर, तो सुनो। और बिजली की फुर्ती के साथ सलमा ने अपने पर्स से एक नन्हा सा रिवॉल्वर निकालकर राजेश के सीने पर तान दिया। मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ आई थी, उन्हीं कागजातों को हासिल करने के लिए जिन्हें तुम रामगढ़ पहुंचाने जा रहे हो। ओह, धोखा! ड्राइवर, गाड़ी रोको। नहीं ड्राइवर, ऐसी मूर्खता ना करना। राजेश पर रिवॉल्वर ताने देख ड्राइवर घबरा उठा। मैडम, ये आप चुपचाप ड्राइविंग करते रहो, वरना तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। धोखेबाज औरत! अब मैं समझा तुम दुश्मन से मिली हुई हो और उसे हमारे गुप्तराज भेज रही हो, और उन गुप्तराजों को प्राप्त करने के लिए तुम मेरे साथ प्रेम का नाटक कर रही थी। समझे तो ठीक, लेकिन बहुत देर से समझे। मेरे पिता से मिलना चाहते थे ना, तो आओ। वे स्वर्ग या नरक में कहीं भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। थाय थाय! आह, मक्कार युवती! और राजेश के प्राण पखेरु उड़ गए। सलमा ने बैग पर कब्जा किया। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी 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 जी। ड्राइवर ने घबराकर तुरंत गाड़ी रोक दी। सलमा उतरकर भयानक स्वर में ड्राइवर से बोली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जी जी जी, बहुत अच्छा। अपनी जान बचती देख ड्राइवर ने पूरी गति से गाड़ी को दौड़ा दिया। मूर्ख! कितनी ही तेज क्यों ना भागे, भागो। मौत की गति तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा तेज साबित होगी। और अभी टैक्सी ज्यादा दूर पहुंची भी ना थी कि एक भयानक विस्फोट के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। टाइम बम ने बाकी का काम पूरी ईमानदारी से पूरा किया। अब उनकी लाशों को भी कोई नहीं पहचान पाएगा। ड्राइवर की मौत के साथ अब यह राज भी कोई नहीं जान पाएगा कि राजेश के साथ यह दुर्घटना कैसे घटी और सीक्रेट पेपर कहाँ गए। कुछ ही देर बाद अपने ही साथी आ रहे लगते हैं। आने वाली कार सलमा के निकट आकर रुकी। क्या रहा, सफलता? फिर सलमा ने सारा किस्सा कह सुनाया। गुड, तब चलो तुरंत अड्डे पर पहुंचे। हाँ, यहाँ रुकने में खतरा है, कोई भी आ सकता है। मैं भी यही कहना चाहती थी, चलो। मुख्य अड्डे पर। शाबाश! यह महत्वपूर्ण कागज हम सबकी तकदीर बदल देंगे। करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे हमें मित्र देश से। हा 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 हा। रहीम एक आड़ में छुपा सब कुछ देख और सुन रहा था। वो हमारे देश के सीक्रेट पेपर आखिर इनके हाथ लग ही गए। जबकि बॉस रहीम की मौजूदगी से बेखबर कह रहा था, सुनो सलमा, अब तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण कागजात देश के महत्वपूर्ण लोगों से प्राप्त करने हैं। फिर बॉस सलमा को कुछ समझाने लगा। समझाने के बाद, अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो। मैं मित्र देश को इस सफलता की सूचना देता हूँ। ओके बॉस। सबके जाने के बाद मौत का दूत भी उस कमरे से निकला और एक अन्य कमरे में पहुंच गया। वहां यंत्रों का जाल सा बिछा हुआ था। वह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर किसी देश से संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो हेलो, मौत का दूत स्पीकिंग, वांटिंग कॉमरेड चुंग चू। इधर मेजर राजेश की मौत और महत्वपूर्ण कागजातों के गायब होने से पूरे देश और सरकारी मशीनरी में हंगामा मच गया। सेना के उच्चाधिकारियों ने तुरंत एक विशेष मीटिंग बुलाई। कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि राजेश की मौत वास्तव में दुर्घटना में ही हुई है, तो वे कागजात कहाँ गए? मुझे इस दुर्घटना में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। कागजातों की महत्ता का पता चलने पर पुलिस विभाग में भी हलचल मची। ऊपर से आदेश मिला है कि गायब होने वाले कागजात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतः पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी जाए और उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जाए। संभव है कि वे पेपर अपने ही देश के दुश्मन मौत के दूत न उड़ाए हों। स्वयं बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल मुखर्जी भी चिंतित हो उठे। राम, यदि वे कागजात वास्तव में मौत के दूत नहीं उड़ाए हैं तो गजब हो जाएगा।
रहीम की पिछली रिपोर्ट के अनुसार तो स्पष्ट है कि वे सीक्रेट पेपर मौत के दूत नहीं उड़ाए होंगे। फिर भी असलियत रहीम की अगली सूचना पर ही मालूम हो सकेगी। ओ, समझ में नहीं आता कि रहीम ने अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। तभी पिक 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 कॉल। ओह, रहीम की ही लगती है। घड़ी को ट्रांसमीटर के रूप में एडजस्ट करने पर रहीम की आवाज उभरी। वे कागजात मौत के दूत के हाथ लग चुके हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के हवाले करने जा रहा है। गजब हो जाएगा। ओह, जहां देश भर में मौत के दूत को पकड़ने की सरगर्मी चल रही थी, वहां कुछ दिन बाद मुख्य अड्डे पर। सुनो दिलावर, मित्र देश का एजेंट उन गुप्त कागजातों को लेने हमारे देश में आ पहुंचा है। होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में वह ठहरा है। तुम उसे आज रात यहाँ लेकर आओगे। ओके बॉस। उसका नाम फूचिंग है। परिचय शब्द रहेगा काला गुलाब। काला गुलाब, ठीक है बॉस। तो ये बात है। उसके बाद बॉस जेके से बोला, अब तुम सुनो जेके, मैं चाहता हूं कि इस खुशी के मौके पर हमारे तमाम बड़े विश्वस्त साथी यहाँ उपस्थित हों और छोटे सदस्य दूसरे अड्डे पर। ऐसे ही होगा बॉस। सारी बातें सुनने के पश्चात रहीम का दिमाग तेजी से घूमने लगा। होटल 3 स्टार रूम नंबर 10, नाम फूचिंग, कोट काला गुलाब, और सभी सदस्य आज रात यहाँ उपस्थित रहेंगे। इससे अच्छा मौका इन पर हाथ डालने का फिर कभी नहीं मिलेगा। राम को सूचित करूं। मौका देख रहीम ने राम से घड़ी नुमा ट्रांसमीटर पर संपर्क बनाया और उससे सारी बातों से अवगत करा दिया। ध्यान रखना राम, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। चिंता मत करो रहीम, आज की रात मौत के दूत के लिए काल साबित होगी। राम तुरंत चीफ मुखर्जी से मिला और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराता हुआ अंत में बोला, मेरे दिमाग में एक योजना है चीफ, जरा ध्यान से सुनिए। फिर राम चीफ को अपनी योजना बताने लगा। शाबाश राम, वास्तव में तुम्हारी योजना बहुत शानदार है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। यह खतरा तो मोल लेना ही होगा चीफ, लेकिन आप चिंता ना करें, देश के दुश्मनों से निपटना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इधर होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में ठीक 10 बजे मौत के दूत का आदमी मुझे लेने आएगा। तब तक यही सही। तभी कॉल बेल बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। ओह, शायद मौत के दूत का आदमी हो, लेकिन इतनी जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, थाक उफ, और जब तक फूचिंग संभलता, खबरदार हिलने की कोशिश मत करना। बाप रे, पुलिस! लेकिन रात के ठीक 10 बजे तो दिलावर होटल 3 स्टार के रूम नंबर 10 में पहुंचा। परिचय कोड काला गुलाब। ठीक है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो फिर आइए मेरे साथ मिस्टर फूचिंग, बॉस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चलो। दिलावर फूचिंग को लेकर मुख्य अड्डे पर पहुंचा। वेलकम मिस्टर फूचिंग, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर मौत के दूत। ये वे कागजात कहाँ हैं? यह लीजिए, मैंने अपना वायदा पूरा किया। बहुत खूब, हम भी अपना वायदा निभाएंगे, लेकिन इसकी कीमत अदा करने से पहले मैं आपसे अकेले में कुछ विशेष एवं गुप्त बातें करना चाहता हूँ। अवश्य। दिलावर, तुम सबको लेकर दूसरे कमरे में जाओ और जश्न मनाओ, हम अभी आते हैं। ओके बॉस। आओ दोस्तों। सबके जाने के पश्चात, हाँ आप कहिए मिस्टर फूचिंग, आप क्या कहना चाहते थे? अरे आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना। लेकिन फूचिंग ने कुछ कहने के बजाय फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। खबरदार मिस्टर मौत के दूत, अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करना, वरना पूरी 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतर जाएंगी। ये इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर फूचिंग? मैं फूचिंग नहीं, राम हूं। लो देखो। मेकअप। अब फूचिंग के स्थान पर राम खड़ा था। तो इतना बड़ा धोखा! तुम अपने ही जाल में फंस गए मौत के दूत। मैंने तो अपना मेकअप हटा दिया, अब जरा तुम भी अपना नकाब हटाओ, ताकि मैं और सारी दुनिया देख सके कि इस नकाब के पीछे किस शैतान का चेहरा छुपा हुआ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि राम उसकी मंशा भाप पाता, मौत के दूत ने उस पर छलांग लगा दी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्ते। थाक! ओह! उधर मौत के दूत के साथी जैसे ही जश्न वाले दूसरे कमरे में पहुंचे, खबरदार कोई भी अपने स्थान से ना हिले। पुलिस! अरे बाप रे! चीफ मुखर्जी और पुलिस फोर्स फूचिंग उर्फ राम का 3 होटल स्टार से ही पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे थे, जिसका दिलावर को पता ही नहीं चला था। यह राम की ही योजना थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें अपने बॉस के पास ले चलो। मैं तैयार हूं। उधर राम पर चोट कर बॉस एक तरफ मौजूद गुप्त द्वार की ओर दौड़ा। रुक जाओ, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद है। पुलिस ने तुम्हारे पूरे अड्डे को घेर रखा है। लेकिन पुलिस मेरी धूल भी नहीं पा सकेगी। लेकिन जैसे ही मौत के दूत ने गुप्त बटन दबाकर गुप्त द्वार खोला, एक जबरदस्त घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। थाक! हाय! घूंसा मारने वाला गुप्त द्वार के दूसरी ओर खड़ा रहीम था, जो वहां के तमाम मार्गों को अब तक जान चुका था। रहीम, वह मारा! खूनी शैतान, अब तुम बचकर कहां जाओगे? अब तुम्हारे सारे गुप्त मार्ग मेरे देखे भाले हैं। इन मार्गों को जानने के लिए मुझे कल रात भर जागना पड़ा था। ओह तुम!
फिर यम के बेटे राम रहीम अपने देश के दुश्मन मौत के दूत के लिए साक्षात यमदूत बन गए। काक उफ! यह घूंसा राम की मौत के लिए, रामू की मौत के लिए, और यह लात कालू की मौत के लिए। थाक आह मरा। कुछ देर बाद ही बॉस बेसोच सफर सूंघ रहा था। क्यों मौत के दूत, देखा यम के दूतों का कमाल? रहीम जरा नकाब उलटकर इस शैतान का चेहरा तो दिखाओ। अभी लो भैया। नहीं नहीं। और मौत के दूत के लाख मुंह छुपाने के बावजूद भी रहीम ने उसकी नकाब उलट दी। लेकिन नकाब उलटने के पश्चात जो चेहरा उनके सामने आया, उसे देखकर वो भौचक्के से रह गए। क्या? नगर के सेठ और धर्मात्मा करोड़ीमल? उफ! बच्चों के मसीहा सेठ करोड़ीमल। तभी चीफ मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे। आइए आइए चीफ, ये रहा आपका मुजरिम, अपने ही देश का दुश्मन, मौत का दूत सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल, गरीबों का भगवान। हे ईश्वर, विश्वास नहीं होता। क्या? वे भी सेठ करोड़ीमल की असलियत जानकर आश्चर्यचकित हो उठे। इस जैसे इंसान ही देश की तरक्की में बाधक बने हुए हैं, अतः इसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर साहब, ऐसा ही होगा मिस्टर मुखर्जी। डाल दो समाज के इस कोड़ के हाथों में हथकड़ियां। जब पुलिस सभी अपराधियों और सेठ करोड़ीमल को लेकर चली, हाँ राम, वे मिलिट्री के सीक्रेट पेपर। ये रहे, लीजिए संभालिए। शाबाश मेरे बच्चों। दोनों अड्डों के तमाम कैदी लड़कों को आजाद कर दिया गया। उन लड़कों के अलावा करोड़ों रुपए का सामान विमुख अड्डे से प्राप्त हुआ था। राम रहीम के इस महान कारनामे की देश भर के अखबारों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। दैनिक मनोज। मौत का दूत पकड़ा गया। जब आम जनता को सेठ करोड़ीमल की असलियत का अखबारों द्वारा पता चला तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, जबकि सलमा ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स दुश्मनों के दुश्मन में। तब तक के लिए धन्यवाद।